आरपीएससी सिलेबस कक्षा 9 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा अध्याय है 6 सजीव की संरचना। जीवन का आधार कोशिका। जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। जीवों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं भी कोशिकाओं के द्वारा ही होती हैं। स्पष्ट है कि प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जिन्हें कोशिका सेल कहते हैं। अतः कोशिका ही जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने साधारण सूक्ष्मदर्शी से कौर की पतली काट में खाली स्थान या गुहाओं को देखा और उन्हें कोशिका सेल नाम दिया। वास्तव में हुक द्वारा अवलोकन की गई कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थीं। सन 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा को कोशिका विज्ञान कहते हैं। वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है एक कोशिक जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास तथा अनेक कोशिकाओं से बने जीव बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। एक कोशिक जीवों में सभी जैव क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि तथा जनन शरीर की एक कोशिका द्वारा ही की जाती है, परंतु बहुकोशिक जीवों में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कोशिका समूह मिलते हैं जिन्हें ऊतक कहते हैं। अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म होती हैं तथा केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखी जा सकती हैं। इनका औसत व्यास 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। कुछ कोशिकाएं काफ़ी बड़ी होती हैं, जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे का व्यास लगभग 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक हो सकता है। कोशिकाओं की आकृति जीवों के शरीर में उनके कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। कोशिका सिद्धांत व उसके अपवाद। 19वीं शताब्दी में हुई खोजों से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समस्त जंतुओं व पादपों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। यह कोशिकाएं समस्त जैव क्रियाओं एवं जैविक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। इसी आधार पर सन 1838-39 में जंतु वैज्ञानिक थियोडोर श्वान व पादप वैज्ञानिक मैथियास लीडर ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। सजीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती हैं। कोशिका आनुवांशिकी की इकाई है क्योंकि इनके केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। नई कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं। आधुनिक खोजों के आधार पर कोशिका सिद्धांत पूर्णतः तर्क संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि विषाणुओं में कोशिकीय रचना ही नहीं होती। सभी जीव कोशिकीय नहीं होते और सभी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, जैसे जीवाणु व नीले हरे शैवालों में केंद्रकीय पदार्थ के चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में विसरित रहता है। यह है पादप कोशिका का चित्र। इस कोशिका के विभिन्न अंग हैं, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिक, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, हरित लवक, जीव द्रव्य तंतु, लाइसोसोम, केंद्रक आवरण, खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका, कोशिका द्रव्य। यह है पादप कोशिका।
कोशिका की संरचना। कोशिका का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर पाया गया कि एक प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका में निम्न घटक होते हैं। ये जंतु कोशिका का चित्र है जिसमें गोल्गिकाय, जीवद्रव्य तंतु, चिकनी अंतः द्रव्य जालिका, केंद्रक आवरण, केंद्रक द्रव्य, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, सूक्ष्मांकुर कोशिका झिल्ली, तारककाय, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य आदि होते हैं और ये है जंतु कोशिका। तो एक प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका में निम्न घटक होते हैं। तो वो घटक हैं, एक है कोशिका कला, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। पहला है कोशिका कला। कोशिका कला कोशिका के जीवद्रव्य का सबसे बाहरी सजीव आवरण है जो कोशिका को बाह्य वातावरण से पृथक करता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी मोटाई 75 से 105 ए तक होती है। यह एक त्रिस्तरीय आवरण है जो प्रोटीन व फास्फोलिपिड अणुओं की बनी होती है। कोशिका कला कोशिका में प्रवेश करने वाले व बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। यह कुछ पदार्थों को अंदर व बाहर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है तथा जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन तथा पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित किया जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को निश्चित आकृति व अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। जंतु कोशिका में भित्ति का अभाव होता है। कोशिका द्रव्य। कोशिका में कोशिका कला तथा केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ में कई सजीव संरचनाएं, कोशिकांग तथा निर्जीव संरचनाएं पाई जाती हैं। तरल पदार्थ में जल, ग्लाइकोजन, वसा व अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए आवश्यक शक्ति ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जिन कोशिकाओं को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में की। इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंदा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बाह्य झिल्ली चिकनी व समतल होती है तथा आंतरिक झिल्ली में इसकी गुहा की ओर उंगली के समान वलन निकले रहते हैं। इन वलनों को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर असंख्य संवृत कण लगे होते हैं। इन कणों को ऑक्सीसोम कहते हैं। क्रिस्टी के मध्य भाग को आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियन का चित्र है जिसमें बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, आधात्री और क्रिस्टी
होते हैं। मैट्रिक्स में 65 से 70% प्रोटीन, 25% फास्फोलिपिड तथा 0.5% आरएनए पाया जाता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व राइबोसोम भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवकों में विभिन्न प्रकार के वर्णक मिलने के कारण भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक व अवर्णी लवक। हरित लवक कोशिका का वह कोशिकांग है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इन झिल्लियों को क्रमशः बाह्य झिल्ली व अंतः झिल्ली कहते हैं। अतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड दो प्रकार से विन्यासित रहते हैं। तस्तरी समान थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टे के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं, तथा दो ग्रेना को जोड़ने वाली थाइलेकोइड इंटरग्रेनम कहलाती है। थाइलेकोइड की झिल्ली व पीठिका में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रोमा में डीएनए व राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ये हरित लवक का चित्र है, जिसमें बाह्य झिल्ली ग्रेनम यानी ग्रेना, अवकाशिका, आंतरिक झिल्ली, इंटरग्रेनम, पीठिका, थाइलेकाइड आदि होते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की थी। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग है। इसमें कणीय द्रव्य भरा होता है, जिसमें कई जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन कर सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त व मृत कोशिकाओं व कोशिकाओं के अपघटन का कार्य करते हैं। लाइसोसोम की झिल्ली के फटने पर एंजाइम उस कोशिका का पाचन कर देते हैं जिसमें लाइसोसोम स्थित था। इस कारण उन्हें आत्मघाती थैलियाँ भी कहा जाता है। अंतर्द्रव्यी जालिका। कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका कला के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका को अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। इसकी भित्ति एक झिल्ली की होती है। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं तथा यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है तथा यह वसा व लिपिड अणुओं के संश्लेषण का कार्य करती है। अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यह गोल्जी काय का निर्माण करती है। ये अंतर्द्रव्यी जालिका है जिसमें राइबोसोम, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, अवकाशिका, केंद्रक झिल्ली, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका आदि होते हैं। यह अंतर्द्रव्यी जालिका। राइबोसोम। इसकी खोज
क्लाड ने की थी तथा पैलेड ने इनको राइबोसोम का नाम दिया। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तथा खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका पर दाने के रूप में पाए जाते हैं। राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। गाल्जी काय, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी 1898 द्वारा की गई थी। यह कोशिका के केंद्रक के पास चपटी नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। गोल्जी काय में आशय रिक्तिकाएं व कुंडिकाएं तीन प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। यह कोशिका में शर्करा, प्रोटीन व पैक्टिन के संश्लेषण व स्रवण का कार्य करती हैं। ये गोल्जी काय का चित्र है, जिसमें कुंडिकाएं, रिक्तिकाएं, आशय आदि। तारक काय, यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के निकट तारे समान आकृति में पाई जाती है। प्रत्येक तारक काय में 2 तारक केंद्र होते हैं तथा दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। तारक काय की खोज वॉन बेंडेन ने की थी। तारक काय जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तंतुओं का निर्माण करती है। यह शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करती है तथा सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गमन अंगों जैसे कशाभिका व पक्षमाप का आधार बिंदु बनाती है। रिक्तिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म अथवा बड़ी बुलबुले समान संरचनाएं रिक्तिकाएं कहलाती हैं। रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका में उपस्थित द्रव्य को कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, उत्सर्जी पदार्थ व अन्य अनुपयोगी उत्पाद पाए जाते हैं। रिक्तिका कोशिका को स्फीत बनाए रखती है तथा जल व अन्य अनुपयोगी पदार्थों का संग्रह करती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। उपरोक्त कोशिकाओं के अतिरिक्त कोशिकाएं में सूक्ष्मकाय पर ऑक्सीसोम भी पाए जाते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। मानव की परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं व पादप की परिपक्व चालनी नलिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक गोलाकार व मध्य में तथा पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका की उपस्थिति के कारण केंद्रक कोशिका की परिधि की ओर पाया जाता है। ये केंद्रक का चित्र है, जिसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छिद्र, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन जालिका, केंद्रिक व अंतःद्रव्यीय जालिका होती है। केंद्रक के चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली में सूक्ष्म केंद्रक छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक में तरल केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। इस द्रव्य में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल एवं अन्य कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं।
केंद्रक में उपस्थित एक या अधिक सूक्ष्म गोलाकार संरचनाओं को केंद्रिक कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में पतले धागे सदृश संरचनाओं का जाल पाया जाता है, जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे कुंडलित होकर अपेक्षाकृत मोटे दिखाई देते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। केंद्रक कोशिका का मुख्य नियंत्रक अंग है। पादप व जंतु कोशिकाएं। पादप व जंतु कोशिकाओं की मूल संरचना समान होती है, फिर भी कई संरचनात्मक लक्षण ऐसे हैं जिनके द्वारा इनमें अंतर किया जा सकता है। अंतर देखते हैं पादप कोशिका व जंतु कोशिका में। तो पहला लक्षण के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर, तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेल्यूलोज की बनी निर्जीव कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। हरित लवक। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। रिक्तिकाएं। पादप कोश में एक या दो बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी अथवा अनुपस्थित होती हैं। तारककाय। पादप कोशिका में तारककाय अनुपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में तारककाय पाए जाते हैं। गोल्जी काय। पादप कोशिका में गाल्जी कॉय कम विकसित होते हैं, जंतु कोशिका में गाल्जी कॉय विकसित व सक्रिय होते हैं। संचित भोजन। पादप कोशिका में संचित भोजन मंड के रूप में पाया जाता है, जंतु कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। कोशिका चक्र। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जनक कोशिका के विभाजन से संतति कोशिका उत्पन्न होती है तथा संतति कोशिका पुनः विभाजित होकर नई कोशिकाओं को उत्पन्न करती है। किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उनके विभाजन होने तक की विभिन्न अवस्थाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र के मुख्य भाग निम्न हैं। अंतरावस्था। कोशिका चक्र के इस भाग में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है। इसे कोशिका विभाजन की तैयारी की प्रावावस्था भी कहते हैं। अंतरावस्था की निम्न प्रावावस्थाएं हैं। प्रथम वृद्धिकाल। इस प्रावावस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने का 30 से 40% समय लगता है। इस प्रावावस्था में कोशिका वृद्धि करती है तथा डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण होता है। संश्लेषी काल। इस प्रावावस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने का 20 से 30% समय लगता है। इस प्रावावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। द्वितीय वृद्धि काल। इस प्रावावस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने का 10 से 20% समय लगता है। इस प्रावावस्था में कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। विभाजन प्रावावस्था। इसमें कोशिका चक्र के पूर्ण होने का 5 से 10% समय लगता है। इस प्रावावस्था में कोशिका के केंद्रक विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं तथा बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। ये कोशिका चक्र का चित्र है, जिसमें संश्लेषी काल और प्रथम वृद्धि काल, द्वितीय वृद्धि काल और इनकी विभाजन प्रावावस्था बताई गई है। कोशिका चक्र। कोशिका विभाजन।
नवकोशिका की उत्पत्ति सदैव पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। इस पूर्ववर्ती कोशिका को मातृ कोशिका या जनन कोशिका कहते हैं। प्रत्येक बहुकोशिक जीव के जीवन का प्रारंभ एक कोशिकीय निषेचित अंड युग्मनज द्वारा होता है। इस कोशिका के विभाजन व विभेदन से भ्रूण बनता है तथा बारंबार कोशिका विभाजन द्वारा भ्रूण बहुकोशिक जीव में परिवर्धित हो जाता है। इस प्रकार जंतुओं व पादपों के जननांगों में जनन मात्र कोशिका से नर व मादा युग्मक बनते हैं। इस प्रकार कोशिका विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय शरीर का बनना व युग्मकों का बनना आदि लक्ष्यों की पूर्ति होती है। वृद्धि करते हुए अंगों में परिपक्वन अवस्था के बाद जीव में कोशिका विभाजन की गति धीमी होकर अंततः अवरुद्ध हो जाती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में कोशिका का केंद्रक व कोशिका द्रव्य विभाजित होते हैं, परंतु ये दोनों दो पृथक पृथक प्रक्रियाएं हैं। केंद्रक विभाजन के तत्काल पश्चात कोशिका विभाजन का होना आवश्यक नहीं है। कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के दौरान बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। समसूत्री या सूत्री कोशिका विभाजन। सूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की कायिक कोशिकाओं में होता है। पादप कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन सामान्य रूप से विभज्योतक कोशिकाओं में होता है। कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया में एक जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तथा संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है, इसलिए इसे समविभाजन भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन में होने वाली घटनाओं को निम्न अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। अंतरावस्था, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। अंतरावस्था यह दो क्रमिक विभाजनों के मध्य की वह अवधि है जब कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है। इस अवधि में कोशिका द्रव्य व केंद्रक दोनों में सक्रिय उपापचय हो रहा होता है और कोशिकाएं उन सभी आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण व संग्रह करती है जिनकी कोशिका विभाजन के समय आवश्यकता होती है। केंद्रक विभाजन। इस अवस्था में केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। अध्ययन में सुविधा हेतु इस संपूर्ण प्रक्रिया को 4 प्रावावस्थाओं में विभक्त किया गया है। ये प्रावावस्थाएं क्रमशः पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था एवं अंत्यावस्था है। पूर्वावस्था। समसूत्री विभाजन का प्रारंभ पूर्वावस्था से होता है। इस अवस्था में एक केंद्रक के गुणसूत्री पदार्थ का संघनन होने से यह पतले महीन स्पष्ट धागों में रूपांतरित हो जाता है तथा ये गुणसूत्री धागे लंबाई में छोटे व अधिक मोटे दिखाई देते हैं और गुणसूत्र कहलाते हैं। पूर्वावस्था के अंतिम चरण में प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड अधिक स्पष्ट हो जाते हैं तथा दोनों अर्ध गुणसूत्र केवल गुणसूत्र बिंदु अथवा सेंट्रोमियर पर ही परस्पर जुड़े रहते हैं। केंद्रिक व केंद्रकीय झिल्ली इस प्रावावस्था के अंतिम चरण में धीरे धीरे अस्पष्ट होते हुए अंततः विलुप्त हो जाती है। जंतु कोशिका में तारकाएं विभाजित होकर दो पुत्री तारक केंद्र बनाती है तथा प्रत्येक पुत्री तारक केंद्र ध्रुव निर्धारण करती है। समसूत्री विभाजन की प्रावावस्थाएं ये चित्र में बताए गए हैं।
अगली है मध्यावस्था। पहला, तर्कु रेशों का बनना व तर्कों के मध्यवर्ती क्षेत्र में गुणसूत्र का विन्यास इस प्रावावस्था की मुख्य घटनाएं हैं। प्रत्येक तारक केंद्र से तारक किरणें निकली रहती है। ये किरणें मिलकर तर्कु रेशों का निर्माण कर देती हैं। गुणसूत्र केंद्रक की परिधि से तर्कु के मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर गमन करके तर्कु तंतु पर इस प्रकार अभिविन्यस्त हो जाते हैं कि उनके गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर मध्यवर्ती भाग में स्थित रहें और गुणसूत्र की भुजाएं ध्रुवों की ओर अभिविन्यस्त रहें। तीसरी अवस्था है पश्चावस्था। पहला, प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है, जिससे एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड अर्ध गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जिन्हें अब पुत्री गुणसूत्र कहते हैं। पुत्री गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर अभिगमन करते हैं। पुत्री गुणसूत्रों का ध्रुवों की ओर अभिगमन तर्कु तंतुओं के संकुचन से नियंत्रित होता है, जिसे पश्चावस्था अभिगमन कहते हैं। ध्रुवों की ओर अभिगमन में सर्वप्रथम सेंट्रोमियर ध्रुव की ओर खींचता है। इस कारण इस प्रावावस्था में पुत्री गुणसूत्र की दोनों भुजाएं मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर व सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर सम्मुख रहते हैं। अंत्यावस्था। पुत्री गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर पहुंचकर अकुंडलित होकर जालिका बनाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों का समूह बन जाता है। प्रत्येक गुणसूत्रीय समूह के चारों ओर केंद्रीय आवरण परिवर्धित होने से प्रत्येक जनन कोशिका में 2 संतति केंद्रक बन जाते हैं तथा प्रत्येक केंद्रक में केंद्रिक का भी परिवर्धन होने लगता है। कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका के केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जंतु कोशिका व पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन की विधियां अलग अलग होती हैं। तो पहली है विदलन विधि। विभाजनशील जंतु कोशिका के मध्य भाग में खांच बनना प्रारंभ होती है। यह खांच केंद्रीय भाग की ओर बढ़ती जाती है व जनन कोशिका को 2 संतति कोशिकाओं में बांट देती है। दूसरी है कोशिका पटलिका विधि। विभाजनशील पादप कोशिका के मध्य में विभिन्न पदार्थों के जमा होने से पटलिका बनने लगती है, जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ती है। पटलिका के दोनों ओर सेल्यूलोज जमा हो जाने से कोशिका भित्ति बन जाती है। ये है विदलन विधि का चित्र, जिसमें कोशिका द्रव्य केंद्रक गोलाकार संकीर्णन कोशिका द्रव्य विभाजन होते हैं। और ये चित्र है कोशिका पटलिका विधि का, जिसमें कोशिका प्लेट का बनना, कोशिका भित्ति निक्षेपण, नव कोशिका भित्ति, फ्रग्मोसोम मध्य पटलिका, प्लास्मोडेस्मेटा नव कोशिका भित्ति मध्य पटलिका आदि को बताया गया है। समसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन द्वारा शरीर की वृद्धि व शरीर के अंगों की मरम्मत होती है। निम्न श्रेणी के जीवों में इस विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन के समय द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं। इस विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन के चरण।
अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। इस विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है, जिससे एक द्विगुणित जनक कोशिका से 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। इस विभाजन में समसूत्री विभाजन की भांति कोशिका विभाजन से पूर्व अंतरावस्था होती है। अंतरावस्था में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है। उसके बाद कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में जनक कोशिका के विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं तथा बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन की निम्न प्रावावस्थाएं हैं। पूर्वावस्था प्रथम। समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की तुलना में यह प्रावावस्था लंबी अवधि की व जटिल घटनाओं वाली होती है। पूर्वावस्था प्रथम में समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था के समान गुणसूत्रों का संघनन, तारककाय का विभाजन, केंद्रिक व केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना आदि घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं के अतिरिक्त समान जीन रखने वाले समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड आपस में कुंडलित हो जाते हैं, जिससे क्रोमेटिड के भागों का आपस में आदान प्रदान होता है। इस घटना को जीन विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय की घटना के फलस्वरूप क्रोमेटिड्स में जीनों के नए समूह बन जाते हैं। पूर्वावस्था प्रथम में समजात गुणसूत्रों में होने वाले जीन विनिमय के कारण अगली पीढ़ी के लक्षणों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। मध्यावस्था प्रथम। इस प्रावावस्था में ध्रुव व तरकु तंतु बन जाते हैं तथा गुणसूत्र मध्य पट्टिका के दोनों ओर एक एक समूह में जमा हो जाते हैं। इस प्रावावस्था में दोनों गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर तथा गुणसूत्रों की भुजाएं मध्य पट्टिका की ओर अभिविन्यासित होती है। पश्चावस्था प्रथम। इस प्रावावस्था में समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था के समान यहाँ सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता। तरकु तंतुओं के संकुचन से पूर्ण गुणसूत्र अपने ध्रुव की ओर गमन करता है तथा पश्चावस्था प्रथम के अंत तक प्रत्येक ध्रुव में गुणसूत्रों का एक एक समूह बन जाता है। अंत्यावस्था प्रथम। इस प्रावावस्था में गुणसूत्र अकुंडलित होकर क्रोमेटिन जाल में बदल जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर क्रोमेटिन जाल के चारों ओर केंद्रक झिल्ली व केंद्रक बन जाते हैं। केंद्रक बन जाने से प्रत्येक ध्रुव पर एक एक अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। अंत्यावस्था के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन समसूत्री विभाजन के कोशिका द्रव्य विभाजन की तरह ही होता है, जिससे प्रत्येक द्विगुणित कोशिका से 2 अगुणित संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के फलस्वरूप बनी दोनों अगुणित संतति कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के समान एक और विभाजन होता है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में प्रत्येक अगुणित संतति कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में एक द्विगुणित जनक कोशिका से 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं। इस विभाजन में पूर्वावस्था लंबी अवधि की नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है।
अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में जीन विनिमय की घटना से आनुवांशिक गुणों के नए नए संयोग बनते हैं। इससे जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जैव विकास का आधार हैं। अकोशिक जीव वायरस या विषाणु। वायरस को अपूर्ण कोशिका माना गया है। इसको कोशिका की संज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि इनमें कोशिका के चार लक्षणों में से एक ही लक्षण मिलता है। इसमें केवल आनुवांशिक पदार्थ डीएनए अथवा आरएनए होता है, जिसके कारण वायरस में जनन, वंशानुगति तथा उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। वायरस में कोशिका कला, उपापचयी यंत्रावली तथा जैव रसायन यंत्रावली नहीं होती। ये केवल जीवित प्रणाली में ही जनन कर सकते हैं। सजीव कोशिका के अंदर पहुंचकर उसकी जैव संश्लेषण यंत्रावली से ये प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करते हैं, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होती है। वायरस परजीवी है। ये जंतुओं, पेड़ पौधों व जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पोषक कोशिका के बाहर वायरस निष्क्रिय रहते हैं। उन्हें रासायनिक यौगिकों के क्रिस्टलीय कणों के समान बड़े बड़े कणों के रूप में बोतलों में भरकर रखा जा सकता है। वायरस की संरचना। वायरस इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। ये आकार में 30 nm से 300 nm तक होते हैं। वायरस के प्रत्येक कण को विरिओन कहते हैं। प्रत्येक कण के चारों ओर प्रोटीन का खोल होता है। इसे कैप्सिड कहते हैं। इसके प्रोटीन खोल के मध्य में न्यूक्लियक अम्ल डीएनए अथवा आरएनए होता है। पोषण के आधार पर वायरस को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राणी वायरस। प्राणी वायरस जंतु कोशिकाओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ प्राय डीएनए तथा कभी कभी आरएनए भी होता है। ये गोलाकार या षटभुजाकार होते हैं। चेचक, पोलियो, इन्फ्लुएंजा आदि रोग मनुष्य में वायरस के कारण ही उत्पन्न होते हैं। पादप वायरस। ये पादप कोशिकाओं के परजीवी है। इनमें सामान्यतः आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। तंबाकू मोजेक रोग का कारण वायरस ही है। जीवाणु भोजी। जीवाणुओं पर परजीवी वायरस को जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। T4 जीवाणु भोजी जो एशेरिकिया कोलाई जीवाणु का परजीवी है। इसमें एक षटभुजाकार सिर, एक छोटी ग्रीवा, एक कॉलर तथा एक लंबी बेलनाकार पूंछ होती है। सिर में द्विवलयिकी चक्रीय डीएनए होता है। चित्र 6.13 जीवाणु भोजी। बहुकोशिकीय जीवों की रचना। आपने इसी अध्याय में अध्ययन किया कि एक कोशिक जीवों के शरीर में एक कोशिका द्वारा ही जीवों में होने वाली सभी क्रियाएं जैसे पोषण, उत्सर्जन, जनन आदि होती हैं। बहुकोशिक जीवों में कोशिकाएं सम्मिलित रूप से विभिन्न प्रकार के ऊतक बनाती हैं। ऊतक सम्मिलित रूप से अंग व अंगों के मिलने से शरीर के विभिन्न तंत्र बनते हैं। अब हम पादपों व जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न ऊतकों का अध्ययन करेंगे। पादप ऊतक। पादप ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है विभज्योतक, दूसरा है स्थायी ऊतक। विभज्योतक पादपों में ये ऊतक सक्रिय वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विभज्योतक ऐसे जीवित कोशिकाओं का समूह है जिनमें विभेदन पूर्ण नहीं होता है। कोशिकाएं विभाजन क्षमता युक्त होती हैं और नई कोशिकाएं बनाती हैं।
इनकी कोशिकाएं गोलाकार अंडाकार होती हैं। कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकी स्थान नहीं पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाओं का जीवद्रव्य गाढ़ा व केंद्रक बड़ा होता है तथा कोशिका भित्ति पतली होती है। पादप में स्थिति के आधार पर विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं। ये विभज्योतक का चित्र है जिसमें पार्श्वीय विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक, पर्ण तथा शीर्षस्थ विभज्योतक होते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक यह स्तंभ व मूल के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं और इस ऊतक के फलस्वरूप पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभज्योतक यह वास्तव में शीर्ष विभज्योतक का ही भाग है, परंतु स्थायी ऊतकों के बीच में आ जाने से यह शीर्ष विभज्योतक से अलग हो जाता है। यह ऊतक घास व अन्य एक बीजपत्री पादपों की पर्व के आधार पर स्थित होते हैं। इनके कारण पादप के स्तंभ के पर्व की वृद्धि होती है। पार्श्वीय विभज्योतक यह ऊतक स्तंभ व जड़ के पार्श्व भाग में स्थित होते हैं। इस ऊतक की क्रिया के फलस्वरूप स्तंभ व जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। स्थायी ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें विभाजन की क्षमता सामान्यतः नष्ट हो जाती है तथा वृद्धि कर निश्चित आकार व आकृति की हो जाती है। वे पादप शरीर के विशेष कार्य को करती है। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक, जटिल ऊतक। सरल ऊतक समान उत्पत्ति, आकार व कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं से सरल ऊतक बनता है। सरल स्थायी ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं: मृदूतक, स्थूल कोणोतक, दृढ़ोतक। मृदूतक यह पादपों में बहुतायत से पाया जाने वाला ऊतक है। इसकी कोशिकाएं समव्यासीय व गोलाकार होती हैं। कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति पतली व सेल्यूलोज की बनी होती है। मृदूतक पादप के कोमल भागों में पाए जाते हैं तथा खाद्य संग्रह का कार्य करते हैं। जब मृदूतक कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं तब इन्हें हरित ऊतक कहते हैं व यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ये मृदूतक का चित्र है और इसमें अंतरा कोशिकीय स्थान होते हैं। स्थूल कोण ऊतक, इस ऊतक की कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजाकार होती हैं। इन कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थल के सामने के कोणों पर कोशिका भित्ति अधिक मोटी होती है। यह मोटाई कोणों पर सेल्यूलोज व पेक्टिन के जमाव के कारण होती है। यह ऊतक पादप अंगों को लचक में दृढ़ता प्रदान करता है। ये स्थूल कोण ऊतक का चित्र है। दृढ़ोतक, इस ऊतक की कोशिकाएं प्राय लंबी, संकरी व नुकीले सिरों वाली होती है। कोशिका भित्ति पर लिग्निन का अधिक जमाव होने के कारण कोशिका भित्ति समान मोटाई की काफ़ी मोटी हो जाती है। प्रौढ़ अवस्था में इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं रहता। यह ऊतक पादप के कठोर भागों में पाया जाता है।
तथा यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। ये दृढ़ोतक का चित्र है जिसमें तंतु, मोटी भित्ति और स्टोन कोशिका है। जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के समान कार्य करती हैं। इस ऊतक की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से सहयोग कर विशेष कार्य करती हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का चालन करना है। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदूतक। इस प्रकार की कोशिकाओं में से जाइलम मृदूतक कोशिकाएं ही जीवित होती हैं, अन्य सभी मृत होती हैं। वाहिनिका लंबी व नुकीले सिरों वाली सक्रिय कोशिका है। इनकी भित्तियां कठोर व लिग्नीकृत होती हैं। इनमें जीव द्रव्यक नहीं होता और यह मृत होती है। वाहिका बेलनाकार व चौड़ी गुहा वाली कोशिका है जो एक दूसरे से जुड़कर नलिकाकार संरचना बनाती है। इनकी भित्ति भी लिग्नीकृत होती है, यह भी मृत होती है। ये जाइलम का चित्र है जिसमें जाइलम तंतु, वाहिनिका, वाहिका एवं छिद्रित पट्टिका होती है। जाइलम तंतु लंबी कोशिकाएं होती हैं तथा इनमें लिग्निन का स्थूलन अधिक होने के कारण गुहिका कम हो जाती है, यह भी मृत होती है। जाइलम मृदूतक सामान्य मृदूतक के समान होता है। फ्लोएम का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का तने व जड़ों की ओर संवहन करना है। फ्लोएम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, चालिनी नलिकाएं, फ्लोएम रेशे, सहकोशिकाएं, फ्लोएम मृदूतक। चालनी नलिका कोमल भित्ति, बड़ी कोशिका गुहा वाली जीवित संरचना है। इन कोशिकाओं की लंबाई अधिक व चौड़ाई कम होती है। चालिनी नलिका बनाने वाली कोशिकाओं के सिरे की भित्ति छिद्रित होती है। इस प्रकार पूरी नलिका में जहाँ जहाँ अनुप्रस्थ पट्टिकाएं लगी होती हैं, इन पर बहुत से छिद्र उपस्थित होने के कारण इन पट्टिकाओं को चालिनी पट्टिकाएं कहते हैं। चालिनी नलिका की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। चालिनी नलिकाओं में पादपों के खाद्य पदार्थों का घुलित अवस्था में स्थानांतरण होता है। प्रत्येक चालनी कोशिका के पास मृदूतकी कोशिका होती है जिसमें सघन जीवद्रव्य व बड़ा केंद्रक पाया जाता है, उसे सहकोशिका कहते हैं। सहकोशिका चालिनी नलिका पर नियंत्रण रखती है। फ्लोएम में मिलने वाले रेशे दृढ़ोतक के बने होते हैं तथा भित्ति लिग्नीकृत होती है। ये रेशे यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। फ्लोएम मृदूतक सामान्य मृदूतक के समान ही होता है। ये फ्लोएम का चित्र है, चित्र 16.9, जिसमें सहकोशिका, फ्लोएम मृदूतक, चालनी नलिका तत्व और चालनी छिद्र आदि होते हैं।